ज्यादा नहीं, बस उसमें भी इंट्रो ही रहेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें, बहुत छोटा तो नहीं है। एनसीएफ बहुत ब्रॉड है, आरटी बहुत ब्रॉड है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं हम इसका आज अध्ययन करेंगे। पहले आया कौन, एनसीएफ की आरटी? लेटेस्ट सबसे कौन सा है? 2005। फिर क्या आया? आरटी। क्या है ये ईयर, क्या होगा? 2009। लागू कब हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 में। पूछा जाए ये प्रश्न पूछता है कि आरटी कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ वो? 1 अप्रैल 2010 में। अब आते हैं इसका भी आप इंट्रो ले लीजिए। उस दिन मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताया था, फिर से बता दूं, ये आ जाए तो सब निकल जाए। ठीक, ये देखिए, पहले तो फुल फॉर्म जानिए इसका क्या है। एनसीएफ क्या होगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। पूरा नाम क्या है? 2005 लेके करेंगे। क्यों? सबसे पहले 75 में आई है, 1975। पूछा जाए सबसे पहले एनसीएफ कब बना? 1975, फिर 88, फिर 2000। लेटेस्ट क्या है इसका डॉक्यूमेंट? 2005 है ना। आरटी 2009 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ईयर वाइज ये, क्योंकि कब ये बन के आया, ये पब्लिश हुआ था 2005 में, ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। दोनों साथ पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और ये क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पूरा नाम इसका ईयर वाइज आएगा। ठीक, आरटी क्या है फुल फॉर्म? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और एनसीएफ का क्या फुल फॉर्म है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यहाँ ई फॉर क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षित करने का अधिकार। किसको शिक्षा मिलनी चाहिए, किसको नहीं। इसके पहले भी तो शिक्षा चली रही थी हमारी, आदिकाल से हम शिक्षित करते चले आ रहे। तो इस अधिनियम को लाने का क्या तात्पर्य था? किसी स्पेशल एज ग्रुप के लिए, किसी स्पेशल क्लास के लिए ये भी आया होगा, और किसी स्पेशल क्लास के लिए ये भी आएगा। पहले याद रखिएगा, एनसीएफ का जो रेंज पूछेगा 1st to 12th, पब्लिश कौन करता है इसको? एनसीईआरटी। कक्षा 1 से 12 तक इसकी रेंज आती, किसकी? एनसीएफ की। और आरटी की रेंज क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। कक्षा 1 से 8 तक आरटी लागू होगी। ये 1 से 12 आपका एनसीएफ है, 1 से 8 क्या है? आरटी। ये कक्षा है और ये एज ग्रुप भी है, अभी आपको बताऊंगी। ये आपका क्या है? कक्षा। क्यों? जो बुक्स पब्लिश होती कौन करता है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी ने एक फ्रेमवर्क बताया कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। उस दिन आपको बताया था पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यक्रम प्लस क्या? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जो आपका सिलेबस लिखित होता है वो क्या होता है? सिर्फ पाठ्यक्रम होता है। अगर उसी में अन्य सहगामी क्रियाएं मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो पाठ्यचर्या। आपकी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, ये किसने बताया? एनसीएफ ने। और पढ़ाया किसे जाना चाहिए, किसे इसका अधिकार देना चाहिए, किसे शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए, किसने बताया? आपका आरटी। दोनों एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है जो है आपका एनसीएफ ही है। आरटी के पीछे सबसे बड़ा कारण, इसमें जो इसके जितनी चीजें इसमें बताई गई, किससे प्रेरित हुआ? कौन सी चीज है जो आरटी अधिनियम लाने को बाध्य कर दी? कौन है? एनसीएफ। सबसे पहले बात होती है कि इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? उस दिन आपको बताया था, इनका नाम भी बताया था। कब आता है? 1992-93 में इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, यशपाल कमेटी। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि बस्ते के बोझ को कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
बच्चा क्या बस ढो के लेके जाता है, मात्र सूचना मात्र ग्रहण करता है ना। उन्हीं को जब एनसीएफ बनाने के लिए अध्यक्ष बनाया गया, वही चीज इन्होंने इस पे भी लागू कर दी। लर्निंग विदाउट बर्डन, अगर इसका आप लोगो जानेंगे एनसीएफ में कहा क्या गया, इसका मूलभूत वाक्य क्या है, किस लिए एनसीएफ बनाया गया, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, इसके लिए एनसीएफ बनाया गया। और वो भी क्या, उसको लागू किस पे किया गया, आरटी पे। अब हम जानेंगे कि एनसीएफ में क्या क्या कहा गया जो आरटी को प्रभावित करता, फिर हम आरटी को अलग से सेपरेटली अध्ययन करेंगे। एनसीएफ हमने पढ़ा था कक्षा 1 से 12 तक के इसमें बुक्स पब्लिश होती हैं, ठीक। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए एनसीएफ बताता है, 1 से 5 अलग, 6 से 8 अलग, 9 10 अलग, फिर 11 12 अलग। अलग अलग कक्षा के लिए इन्होंने अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन में आपको बताए थे कि कक्षा 1 और 2 ऐसी कक्षाएं जिसपे पर्यावरण अध्ययन की बुक्स नहीं चलती, ये प्रश्न पूछा हुआ। इसके अलावा गणित शुरू से चलता है। माध्यम क्या होता है शिक्षा का, मातृभाषा, लेकिन भाषा का सूत्र क्या होगा, त्रिभाषा, ठीक। गणित कक्षा 1 से चलता है, भाषा क्या चलती है, कक्षा 1 से चलती है। ये इसकी मूलभूत चीजें हैं। लेकिन आप पाठ्यक्रम तो बना दिए, लेकिन आप हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचा नहीं पा रहे, है ना। सिर्फ पाठ्यक्रम बना दें कि नहीं ये आपके बीटीसी का सिलेबस है और हर बच्चा उसमें एनरोल नहीं हो पा रहा, हर बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, क्या उसका कोई महत्व रह जाता है। सिर्फ किताबें छपवा देना, पाठ्यक्रम बना देना, डिसाइड कर देना, अब जो उस कक्षा में पहुंचेगा वही ना पढ़ेगा, बाकी क्या हो रहे थे, वंचित हो रहे थे। इसलिए एक ऐसा अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार से जोड़ दिया गया। कौन से आर्टिकल से, 21 ए, या इसको का हिंदी में करेंगे तो 21 का, इंग्लिश में करेंगे तो 21 ए, ठीक। 21 ए के तहत शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। हाँ बिल्कुल, 21 का कहिए, 21 ए कहिए, ठीक। तो ये बोला गया कि सभी का इसमें बिल्कुल बोल सकते हैं, हिंदी में कब बोलिए, फर्स्ट इसका है ना ABCD, आप तो एक संकेत दे रहे हैं। अब 21 क्या है, एक संकेत ही तो है, अंकों का संकेत, ठीक। अब इसमें जो रेंज आती है किसकी आती है, 6 से 14 वर्ष के बालक। थोड़ा सा अछूता रह जाता है जब यहाँ 1 से 8 तक की एनसीएफ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आरटी को बता सकें, बाकी अपर रेंज है ना। यहाँ आरटी के अंतर्गत क्या 6 से 14 वर्ष के बालक आते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के बालक आते हैं, लेकिन एनसीएफ में क्या आ रहे थे 12 तक, अर्थात एनसीएफ में आरटी का जो आपका सिलेबस है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ इतना आपको ध्यान रखना है, कक्षा 1 से 8 तक का जो एनसीएफ ने सिलेबस बताया उसी के अनुसार हमें बच्चों को शिक्षित करना है। दूसरी बात आती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या, ऐसी क्या चीज कही, जैसे आपने सुना होगा मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, हम स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार क्या शिक्षा का अधिकार, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए यहाँ बात की गई। जब इसको हम मूल कर्तव्यों से जोड़ दे तो 51 का 2 चीज होती है, एक मूल अधिकार होते हैं, क्या मूल कर्तव्य, बिल्कुल 51 का आपका मूल कर्तव्य है, 21 ए क्या है, या 21 का आपका क्या है मूल अधिकार। हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। किसको, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। ये किसने कहा, 21 ए। लेकिन अगर हमें शिक्षा नहीं दी गई तो अभिभावक और शिक्षक क्या होंगे, दंडित होंगे। धारा 45 जैसे आप पढ़ते हैं है ना, उसमें आपके दंड का प्रावधान है। अगर आप किसी को वंचित करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है। यहाँ हर बालक के लिए जो 6 से 14 वर्ष का है उसके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आरटी 2009 ने बात कही। सीधे सीधे अगर एक लाइन में समझेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। लेकिन ये तो सब जानते, प्रश्न क्या ऐसे पूछ लेगा इतनी इजीली। आप देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं। ये पूछता है कि आरटीई का मूल जो आर्टिकल है जिससे ये डेवलप हुआ है कौन सा और सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है, क्योंकि अधिकार है मूल अधिकार,
तो 21A से सबसे ज्यादा ये संबद्ध माना जाता है। प्रश्न आता है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें सबसे पहले आपका विद्यालय प्रबंधन समिति की बात की गई। देखिए जो टेक्निकल पॉइंट है क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति। आरटी ने बोला कि प्रत्येक प्राइमरी जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति होनी चाहिए। पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। बिल्कुल एसएमसी ही है। किसने बात कही, किसमें प्रावधान है आपका, आरटी 2009 में। ग्राम प्रधान नहीं, अभिभावक होता है। सदस्य भी होते हैं और उसका एक मेन हेड होता है। वो आप ही जो टीचर्स होते हैं, प्रधान जो आपके स्टूडेंट पढ़े उन्हीं के पेरेंट्स भी होते हैं उसमें। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले विद्यालय प्रबंध समिति की बात किसमें नियम पूर्वक कही गई, तो कौन सा कहा, आरटी 2009। इसमें बताया गया कि 2 आपके है ना रेंज, 1 से 5 और 6 से 8, कुछ चीजें इसमें कही गई। बोला गया कि इनको कितने घंटे कक्षा चलानी चाहिए और इनको कितने घंटे कक्षा चलानी चाहिए बच्चों के लिए, कितना रेशियो होना चाहिए इनके टीचर के बीच और इनके स्टूडेंट टीचर के बीच। याद रखिएगा टेक्निकल पॉइंट है, अगर 1 से 5 की बात की जाए तो 800 घंटे आपको अनिवार्य से चलाने पड़ेंगे। 800 घंटे कम से कम एक प्राइमरी स्कूल में एक सत्र में चलने चाहिए। और वही चीज यहाँ क्या होती है, 1000 घंटे। कार्य दिवस की बात की जाए तो यहाँ 200 होते हैं और यहाँ 220 दिन। अब पूछा जाता है कितने रेशियो कितना होना चाहिए बच्चों का, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अरे 200 दिन है, 200 और 220 दिन। बात आती है कि टीचर्स कितने होने चाहिए स्टूडेंट पे, ये रेशियो बहुत पूछता है आपका आरटीई के तहत। कितने स्टूडेंट और कितने टीचर आपके होने चाहिए, 30 पे 1 और यहाँ 35 पे 1 टीचर। ये स्टूडेंट है और ये क्या है, शिक्षक। लेकिन ये बात भी इसी में कही गई है कि अगर 200 से ज्यादा स्टूडेंट हो किसी स्कूल के स्ट्रेंथ में तो रेशियो 40:1 भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार। 2 प्रकार के प्रश्न है, 30:1 तो जनरल रेशियो मिनिमम अगर आपकी बात की जाए तो 30 पे 1 होने चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है आपके स्कूल की, 200 से ज्यादा, तो कितने होने चाहिए, 40:1। इसमें ये लगा है अगर 200 से अधिक हैं स्टूडेंट आपके इनरोल हैं जो आपके स्कूल में, तो क्या होगा रेशियो, 40:1। नहीं, ये 35 पे 1। 200 से ऊपर रेंज जाएगी या सिर्फ आप आरटी की बात करेंगे 40:1 भी आपने आंसर देखा होगा। लेकिन मिनिमम आपसे पूछे कि कितना होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 30:1 का रेशियो होना चाहिए। मतलब प्रत्येक कक्षा में 1 शिक्षक होगा, है ना। तो स्टूडेंट कितने होंगे, 30। अच्छा ये प्रश्न आता है अगर 35 हो जाए तो क्या करेंगे, तब भी 1 में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, अगर यहाँ 35 है, यहाँ आप 36 भी जाएंगे, क्यों, टीचर्स की जो आपके भर्तियां होती हैं आप देखते कम स्टूडेंट रहते हैं, आप एडजस्ट नहीं करते। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप पे ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपके लिए उनके लिए भी पर्टिकुलर एक टीचर की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद एक चीज और पूछता है आपका, एज लिमिट फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट। जैसे आपने कहा कि 6 से 14 वर्ष की बात इन्होंने कही, 6 वर्ष मिनिमम, 14 वर्ष हायर। लेकिन अगर वो दिव्यांग हो, ये प्रश्न पूछ सकता है, अगर वो दिव्यांग हो, उसको स्पेशल नीड हो, तो क्या होगा, एज लिमिट उसकी 18 वर्ष होती। ये चीजें बहुत कम लोग जानते हैं। आरटी में खुल के कहा गया है अगर स्पेशल नीड वाला बच्चा है, किसी डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है, उसके अंदर कोई क्षमता है, तो 18 वर्ष इसकी एज मानी जा सकती है। फिर बात करते हैं कि आरटी कब से शिक्षा शुरू करने की बात करता है, तो आप देखना 6, क्या 6 वर्ष से ही शिक्षा शुरू करते हैं, नहीं, आरटी ने कहा 3 वर्ष के बाद आपकी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाने चाहिए। जैसे
एक की बात नहीं, आपके आंगनबाड़ी में बच्चे हैं, ऐसा रूल नहीं है। कक्षा 1 में एनरोलमेंट का आपका 6 ईयर बाउंड है, आपका 6 ईयर बाउंड है। देखिए कैसे रेंज निकालते, 6 + 5 11, फिर 11 से 14, 6 7 8। यहाँ आपके जो 3 वर्ष के बाद जो बच्चे एनरोल हो रहे हैं वो आंगनबाड़ी में जाते हैं। यहाँ से ये नहीं कहा कक्षा 1 में कर दीजिए, यहाँ से बस इतना कहा कि पूर्व प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा है कितने वर्ष से शुरू हो जानी चाहिए, 3 वर्ष से शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, नहीं आप उसको दिखाएंगे लेकिन 6 ये दिव्यांग वाला आपको इनरोल करना, आप वंचित नहीं कर सकते। आपको क्या बताया, आप पनिश होंगे। धारा 45 सुनी है, धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है? धारा इसलिए बनाते हैं कि आप उसको करने के लिए बाध्य होते हैं, बाकी तो सब अनुच्छेद में ही आते हैं। धारा 45 में अगर आप इनको वंचित कर देते हैं तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान है। एक टीचर के और अभिभावक जो उस बच्चे को नहीं भेज रहा है, वो काम करा रहा है, बाल मजदूरी कर रहा है या नहीं भेज रहा है, उसके ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती। लेकिन एज ग्रुप की बात है, 6 से 14 तो 21 में कहा है, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, 3 वर्ष के बाद, ये आरटी ने कहा है। और दिव्यांगों के लिए स्पेशली क्या बोला उन्होंने, 18 वर्ष तक उनको वंचित नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते इतना बड़ा बच्चा है मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, जैसे कई लोग नहीं पढ़ पाते, बड़े बड़े बच्चे भी इनरोल होने आते हैं, कुछ उनकी कंडीशन होती है, कहीं चले गए थे नहीं हो पाया, तो क्या करते, आप कह देंगे कि 14 वर्ष से ऊपर हम नहीं इनरोल करेंगे, आपको सजा हो जाएगी। आरटी ने नहीं कहा किसी को वंचित, इसने और चीजें कही, बिना आयु प्रमाण पत्र के भी आप एडमिशन करेंगे। जैसे हो गया था ना, आधार नहीं तो एडमिशन नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आरटी ने क्या कहा, बिना आयु प्रमाण पत्र के क्या करेंगे, आप उसको एडमिट करेंगे अपने स्कूल में, उसका एडमिशन करेंगे, आप उसको वंचित नहीं कर सकते। ये किसने कहा, मैं नहीं कह रही हूं, आरटी ने कहा। अगर वो नहीं आपको प्रोवाइड कर पा रहा है कि उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बनाते, तब भी आप वंचित नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हें नहीं एडमिट करेंगे। ठीक, फिर और बात हुई, बात इसमें 3 प्रकार की हुई। पहले क्या, बच्चों का नामांकन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, इनरोलमेंट क्या है उसमें रूल कि आपको इस रेंज के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के खोज के लाना है। अगर वो अभिभावक स्वयं नहीं लाते, आप अपने रेंज में जाते हैं। किस रेंज में, प्राइमरी के लिए रेंज कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के भीतर आपका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। बच्चा कितनी दूर जाएगा, पढ़ने जा रहा है ना, अब उसको बस तो लगाने देंगे, अब छोटा सा बच्चा साइकिल से तो जाएगा नहीं। रेंज क्या बोली आरटी ने, 1 किलोमीटर के अंदर आपके क्या होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। जो अध्यापक होगा फिर वो क्या करते हैं, जब साक्षरता, जब एडमिशन का टाइम आता है तो वो जाते हैं, रैली निकालते हैं। जो बच्चे एनरोलमेंट लायक रहते हैं उनका क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। नहीं करेंगे तो दोनों के ऊपर कार्यवाही हो सकती है। किसके किसके, ये तो क्वेश्चन पूछता है, अध्यापक और अभिभावक। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, आपका बच्चा है, आपको नहीं पता कितने साल का हो गया है, और अगर आप नहीं करा पा रहे, पैसे नहीं, तो क्या यहाँ अनिवार्य शिक्षा है, 1 पैसे आपका फीस नहीं लगेगा, अनिवार्य शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। तो क्या करेंगे वो, 3 वर्ष के बाद आप एडमिशन कराइए ना कराइए, लेकिन जैसे 6 वर्ष होगा, अध्यापक बाध्य होगा, अभिभावक बाध्य होगा उसको कक्षा 1 में एडमिशन कराने के लिए। रेंज क्या होगी प्राइमरी स्कूल की, माध्यमिक की भी बताया, माध्यमिक जान रहे हैं ना, इधर वाले सब 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वहां छात्रावास होना चाहिए। छात्रावास समझ रहे हैं ना, हॉस्टल। अब ये नहीं कितनी दूर बच्चा जाके पढ़ेगा, वो तो जाते जाते थक जाएगा। ये देखिए क्यों, राइट टू एजुकेशन एक्ट, हमें शिक्षा का अधिकार है, हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। हम 30 हैं तो हमको 1 टीचर लाके दो, ये किसका अधिकार है, बालक का अधिकार। अगर हमारे कक्षा, मतलब हमारी जो क्लासेस चलती हैं 200 दिन नहीं चल पा रही, तब भी हम क्लेम कर सकते हैं। मिनिमम ये चीजें डिसाइड की गई हैं, कितनी कक्षाएं चलेंगी, कितने टीचर होंगे, इसमें बात होती है। तो हर सब्जेक्ट के 1 टीचर होने चाहिए, 1 प्रधानाध्यापक की बात किया है।
नियम की नहीं, एक सेकंड मैं पहले बता दूं, आरटी में जो है वो पढ़ लीजिए। नियम तो जानते हैं कैसे चेंज होता है, आप भी जानिए। समवर्ती सूची में शिक्षा है, कुछ पावर किसको है, केंद्र को, कुछ किसको है, राज्य को है। कहीं त्रिभाषा में कोई और सूत्र चलता है, मतलब कई और लैंग्वेज अन्य राज्यों में, हमारे राज्य में अलग नियम चलते हैं। कुछ जो पावर्स होते हैं इसमें बोला गया है राज्य के पास अपनी पावर है कुछ नियम बनाने की, ये भी आरटीई ने कहा है। जैसे जो आप बोल रहे नियम चेंज हो गए, वो संशोधन की पावर है किसको, राज्य को। दिया किसने है, आरटीई 2009। इसमें बोलते हैं अर्थ की जो व्यवस्था है कौन सम्मिलित रूप से करेगा, केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित रूप से अर्थ की व्यवस्था करेंगे। अब देखिए पहला आपको पता है नामांकन, नामांकन तो करा लिया, बच्चे को रोकेंगे कैसे, ठहराव, रिटेंशन। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शिक्षा में आई, ज्यादातर बच्चे क्या होते थे, कक्षा 1 के बाद स्कूल छोड़ देते थे। बहुत सारी ऐसी डिटेल आई 2009 तक। साक्षरता में ये कितना रैंक था उस समय, 149 पूरे विश्व में। साक्षर जब आरटी 2009 आया उस समय भारत की विश्व में साक्षरता की रैंक कितनी थी, 149। अब आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति थी। आप लाख एनसीएफ बना दिए, लाख नियम कानून, शिक्षा नीति आपने बनाई थी 86 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 92 में क्या किया, संशोधन किया। 68 से बनती आ रही थी, 92 तक संशोधन हुआ, लेकिन क्या फॉलो कितना हो रहा था, फिर भी वही बच्चे बीच से छोड़ के भाग जा रहे थे ना। 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद लड़कियों का जो परसेंट था लड़कों की अपेक्षा ज्यादा था। ये हमारे डाटा बताते हैं, मैं नहीं बता रही। 85 से 92 जो आपके परसेंट थे, लड़के कम छोड़ते थे, लड़कियां ज्यादा छोड़ती। इन सबको रोकना दूसरी प्रॉब्लम हो गई। अब कक्षा 1 में आपने एडमिशन तो करा लिया, उनको रोक के कैसे रखेंगे, इसके लिए भी कई चीज बताई। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने बताया सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज से ये टॉयलेट की बात होती है ना, शौचालय। आरटी 2009 ने कहा है कि प्राइमरी स्कूल में सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग। रूम्स होने चाहिए, एक प्रधानाध्यापक का कक्ष होना चाहिए, रसोई होनी चाहिए। रसोई क्यों होनी चाहिए, मिड डे मील, खेल का ग्राउंड होना चाहिए। इतनी उसकी मिनिमम आपकी इतनी चीजें होंगी तब जाके आप प्राइमरी स्कूल कहलाएंगे। क्या क्या है इसको भी याद रखिए। कक्षा होनी चाहिए प्रॉपर, 5 कक्षा 5 तक है तो कम से कम 5 कक्ष होना चाहिए आपका, 1 से लेके 5 तक कम से कम। सुनिए तो आप आरटी की बात करें, अब जो जहां जा रहे हैं ये हमारी समस्या है। अब कोई नया आरटी 2018 हमको लाना पड़ेगा, 2019 लाना पड़ेगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। देखिए ये चीज फॉलो नहीं हो रही, हमको ये करना है, तब जाके वो चीजें भी सुधरेंगी। क्या आया तो शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गया, लेकिन लागू कितनी हो रही है, यहाँ ये बात है। इसको अधिनियम बनाने की क्या जरूरत थी, आपको बाध्य करने की क्या जरूरत थी। नहीं आप एडमिशन करो करो करो, नहीं तो आप दंडित हो जाओगे, क्योंकि वो चीजें फॉलो नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो कक्षा की बात की गई और प्रधानाध्यापक का कक्ष, ठीक, प्लेग्राउंड था, खेल की व्यवस्था, रसोई, सबसे अच्छी बात इसकी क्या थी, शौचालय। वो भी क्या, सेपरेट, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग। सोचिए आरटी को ये कहना पड़ा, आपने व्यवस्था नहीं करी, कहना पड़ा ना, होना चाहिए कि नहीं। हर जगह है, क्यों नहीं है स्कूल में क्यों नहीं है, ये आरटी के अंतर्गत आ रहा है, ये मैं नहीं बता रही। मैं कहूंगी अब उसमें जो है एसी भी लगवा दे, है ना, तो ये सब चीजें नहीं मान ली, आरटी कह चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो है अभी की स्थिति। आप इसमें सोचिए इसको कैसे बदले, लेकिन जो नियम आए मैं बस उसके हिसाब से बता रही हूँ। कितना रेशियो है, रेशियो ठीक से नहीं है स्कूल का। जो वैकेंसी आ रही कहाँ से आ रही है, आपको बोला गया है 3 वर्ष के भीतर शिक्षकों की आपूर्ति की जाए। अगर आपके पास कमी है, कैसे भी करिए, एग्जाम्स लीजिए, और यहाँ कितने कितने दिन से लटकाए पड़े। क्या होता है उसमें कहा गया आरटी 2009 में 3 वर्ष के भीतर आप शिक्षकों की भर्ती करके उनके सुनिश्चित कराए। जो ज्यादा है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आरटी के अंतर्गत आती हैं। इसमें एसएमसी की जो आपकी बात की गई है थोड़ा नया था, जो प्राइमरी में पढ़ते मतलब पढ़ाते होंगे उनको तो पता है,
विद्यालय प्रबंध समिति। लेकिन विद्यालय प्रबंध समिति कि उसका प्रबंधन कैसा होना चाहिए, विद्यालय का जो मैनेजमेंट, उसमें अभिभावक भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, और जो अध्यक्ष होता है वो उन्हीं अभिभावकों में से कोई एक होता है। इतनी चीजें आपकी RT 2009 में कहेगी। और सारी चीजें हैं, जैसे 25% सीट आपकी कक्षा 1 के लिए बुक होनी चाहिए उनकी जो गरीब है। अब प्राइमरी में तो कोई गरीब ऊंचा नहीं, फीस तो लेनी नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात की गई यहाँ। अब ये कहेंगे प्राइमरी की बात नहीं है, जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 25% सीटें किसकी होनी चाहिए, जो निचला दबा वर्ग है, जो गरीब है, जो फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, फ्री में उनकी भी एजुकेशन कराएं। हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी है। हाँ, 25% सीट उनके लिए बुक है। ये तो नियम में आया ना, हर कॉन्वेंट में लागू हो चाहे ना हो। RT कह के गए, अब आप नई RT लाइए, उसको संशोधित कराइए तो करिए। फिर एक बात आई जो किस उससे 21A आया, 86वां जो संशोधन था 2002 में आया था, उसके अंतर्गत इसको शिक्षा का मूल अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। 21A कब बना आपका, 2002 में 86वें संशोधन द्वारा। ये कुछ 2002 में हुआ। 21A की बात है, ये RT की बात नहीं है। उसी 21A से क्या बना है आपका RT 2009। उसकी बेसिक चीजें किससे थी, NCF। इसका पाठ्यक्रम कौन डिसाइड करता है, NCF। आपका 25 से 40% शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, NCF ने कहा है। 25 से 40% कौन सा अलग उत्तरी, ये NCF ने कहा, और यहां भी ये बात कही गई है। यहां फेल न करने की बात की गई है। शिक्षा के अधिकार में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, इसका एक नियम है। एक दो टर्म आते हैं, अपव्यय और अवरोधन। जरा से उसको समझ लीजिए तब। पूछ सकता है शिक्षा में अपव्यय से क्या समझते हैं, शिक्षा में अवरोधन से क्या समझते हैं। बहुत बार पूछा गया, PCS वगैरह का क्वेश्चन है, सुना है ना, जानते हैं अपव्यय मतलब क्या होता है। और अवरोधन क्या है, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। दो कॉन्सेप्ट देखिए, मैं बहुत इसको छोटे में क्लियर करूंगी। अपव्यय मतलब अगर विद्यालय, आपका विद्यालय में बच्चा इनरोल हुआ, कक्षा 1-2 तक पढ़ा और वो विद्यालय छोड़ के चला गया, तो आपने जो 1-2 में उसके ऊपर पैसा लगाया वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उसे क्या कहेंगे, अपव्यय। अवरोधन क्या, एक बच्चा एक ही कक्षा में एक से अधिक बार पढ़े, बार बार फेल हो रहा है, बार बार पढ़ा है, अवरोध है तभी ना नहीं पढ़ पा रहा है। कोई तो ऐसी बाउंड्री है जो उसको रोक रही है, हम उसका विकास नहीं कर पा रहे। तो अपव्यय से मतलब विद्यालय से, मतलब विद्यालय छोड़ के जाने से। जो बच्चे बीच शिक्षा में विद्यालय को छोड़ जाते हैं, ये हरटांग ने कहा कि इसे अपव्यय के अंतर्गत रखा जाएगा। और अवरोधन से क्या तात्पर्य है, एक हरटांग कमेटी आई थी ना, हरटांग का नाम सुना है, हरटांग। इन्होंने कहा अपव्यय वह है जिसमें बालक क्या बीच से शिक्षा छोड़ के चला जाए। रीजन क्या है अपव्यय का, वो आपने उस पे कक्षा 1 में पैसा लगाया, उसकी बुक इंस्टॉल की, फ्री में दे रहे हैं ना, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, किस लिए, पढ़ाने के लिए। और बीच में क्या कर रहा है, वो छोड़ के चला जाए, चाहे जो रीजन। इसको किसके अंतर्गत रखा गया, अपव्यय के। अवरोधन क्या, एक ही क्लास है, बार बार वही बच्चा पढ़ा, उसको भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत है ना। जैसे 40-30 बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं, लेकिन वो 31वां है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो इस चीज को रोकने के लिए फेल ना करने की नीति 2009 में रखी गई कि प्राइमरी एजुकेशन में फेल बच्चों को नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये भी थी कि जो उनका मेंटली प्रेशर, उन्हीं के लिए तो शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा इसमें दोनों में। इसी से सारा कॉन्सेप्ट आप लीजिए, जो इसमें प्रीवियस आपने पढ़ा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, वही सब इसमें भी लागू किया।
इसमें यह कहा गया कि बालक के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, एग्जाम में फेल हो जाने का, फर्स्ट आने का, लास्ट आने का, है ना। तो फर्स्ट लास्ट तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा है, ये फेल हो जाना, पास हो जाना, ये दूसरी चीज हो जाती है। एक तो अवरोधन भी हो रहा है, दूसरा क्या, बालक खुद भी क्या कर रहा है, उसी के लिए उसको शिक्षित करना चाह रहे हैं और उसी को प्रेशर में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ फेल ना करने की नीति अपनाई गई। तो यहाँ जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आरटी ने भी ये कहा है, इसने भी कहा है, जो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन क्या हो, सतत व्यापक। आरटी ने स्पेशली कहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। एक बुक आती है, जब एक बच्चे का एक, मैं बना रही थी, मतलब दिया था किसी ने बनाने के लिए, मेरा कोई उसमें रोल नहीं था। उसमें फोटो लगती है, पापा का नाम, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, मम्मी का नाम, उसका जो बेसिक डिटेल, फिर उसकी प्रगति पे आते हैं, कितना नंबर पाया, खेल में कैसा, कपड़ा साफ पहन के आता था कि नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार और व्यापक रूप से हर पक्ष का मूल्यांकन, सिर्फ सिलेबस का नहीं, उस पर्टिकुलर बालक के व्यवहार में क्या चेंजिंग आ रही है, साफ कपड़े पहन रहा है कि नहीं, नाखून कटे कि नहीं, बाल कटे कि नहीं, रो में खड़ा हो पा रहा है कि नहीं, उत्पात कर रहा है क्या, ऐसी चीजें जो उसके व्यवहार में चेंजिंग दिखाए। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार, थोड़े थोड़े दिन पे या थोड़े थोड़े घंटे पे आप पढ़ा रहे, बीच बीच में पूछ लीजिए, इसे सतत कहें। मैं पढ़ा रही हूँ, एक टॉपिक पढ़ा है, फिर आपसे पूछ लिया बताइए क्या, फिर पूछा, फिर या क्लास खत्म होने के बाद पूछा, फिर एक हफ्ते बाद टेस्ट लिया, फिर एक महीने बाद टेस्ट लिया। व्यापक क्या होगा, समेटिव, पूरे साल का। और इससे व्यापक समेटिव पूरे साल का नहीं, हर पक्ष की बात की गई है, शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, सामाजिक, समूह में रह रहा है कि नहीं, सामूहिकता के उसके गुण में है कि नहीं, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, अनुशासन प्रिय है कि नहीं, नैतिक मूल्य उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं, सारी चीजों का मूल्यांकन आरटीए के अंतर्गत उसमें बोला गया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालक का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, किसी भी बच्चे को इसमें आप इनरोलमेंट से नहीं रोक सकते, उसके स्थायित्व को बनाने के लिए विभिन्न प्रयास करेंगे। जैसे मिड डे मील क्या है, बच्चे रेसेस में खाने जाते थे फिर वापस नहीं आते, अब इसको अपव्यय नहीं कहेंगे। अगर वो कक्षा से चला जाए और वापस ना आए तो अपव्यय है, लेकिन अगर बीच से चला जा रहा है और दूसरे मीटिंग पढ़ने नहीं आ रहा तो कक्षागत समस्याएं ही हैं। इसे क्या किया गया, मिड डे मील रखा गया स्थायित्व के लिए भी। दूसरा इसके पास क्या रीजन था, पोषण नहीं मिल पाता था। ऐसे बच्चे आते थे जो हर वर्ग से होते थे, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता था, तो पोषण से रिलेटेड भी ये चीजें की गई मिड डे मील वाला। उसके पीछे कई पक्ष हैं, ठीक है, सब एक साथ खाएंगे, सामूहिकता की भावना। ऐसे वो दो लोग एक टिफिन करते हैं, दो लोग एक टिफिन, और उसमें एक ही तरह खाना बनेगा, सब एक साथ खाएंगे। ये चीजें उसमें कही नहीं गई, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। जो सामूहिकता आपके ये सामाजिकता आपके टीईटी के सिलेबस में दे दिया गया है, वो यही सब है कि मिड डे मील आप जानते हैं, पोषण, मिड डे मील जानते हैं, बच्चे भाग न जाए। मिड डे मील सामाजिकता की भावना भी बढ़ाता है। क्या, एक साथ एक जगह रो में थाली सब लेने जाते, चाहे बड़े घर का हो चाहे छोटे घर। ड्रेस में आने का क्या सामाजिकता है, रोज बदल बदल के आएंगे, जिसके पास है, जिसके पास नहीं हो नहीं बदल के आएगा, क्या अपने को हीन समझेगा, और सब एक ही जैसे ड्रेस में आएंगे, सामाजिकता की भावना न बढ़ा रहे हैं। अच्छा लगने की बात नहीं है, यहाँ है नहीं है, एक तो अनुशासन, दूसरा क्या, सामाजिक भावना का, कोई ना छोटा कोई ना बड़ा। यहाँ किसी कास्ट के बेस पे आपका कुछ नहीं कहा। फिर अलगाव किससे क्या है, दिव्यांगों के लिए वो 18 वर्ष आपका रखा गया। यही बेसिक है आपके आरटी 2009।